गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर सुख यादव। कृष्णा मैग्नेट माइंड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशंस के विषय में। प्रीवियस वीडियो सेगमेंट से हम लोगों ने हेरिडिटी को जान लिया है, वेरिएशंस को जान लिया है, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के विषय में हम लोगों ने देखा कि रिगार्डिंग टू द वेरिएशंस। तो आज आइए इस वीडियो सेगमेंट से हम लोग बात करेंगे अक्मुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो समय ज़ाया न करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या है कुछ खास इसमें। When organism reproduce, the offspring shows minor variations due to the inaccuracies in DNA copying. जब दो ऑर्गेनिज्म आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं अर्थात लैंगिक जनन करते हैं तो द ऑफस्प्रिंग सोर्स माइनर वेरिएशन। इस प्रकार से इनसे जो संतान पैदा होते हैं, ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं, उनमें कुछ वेरिएशंस देखने को मिलता है। कल के वीडियो सेगमेंट्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हेरिडिटी और वेरिएशन दो एस्पेक्ट्स होते हैं किसी संतान के अंदर, अर्थात कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो माता पिता से सीधे संतान में उतर जाते हैं, उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। और इसके बावजूद भी कोई भी संतान एकदम डिक्टो आइडेंटिकल अपने पेरेंट्स जैसा नहीं होता, कुछ न कुछ उसमें अंतर देखने को मिलता है और उस अंतर को हम वेरिएशन कहते हैं। तो ये वेरिएशन क्यों होता है, इसी चीज़ को यहाँ बताया गया है। व्हेन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस, जब दो ऑर्गेनिज्म आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं, जनन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं, तो द ऑफस्प्रिंग शोस माइनर वेरिएशन। इस प्रकार से इनसे जो संतान पैदा होते हैं उनमें कुछ न कुछ वेरिएशन देखने को मिलता है, कुछ न कुछ विविधता देखने को मिलता है। और क्यों मिलता है? ड्यू टू द इनएक्यूरेसी इन द डीएनए कॉपिंग। ये इसलिए मिलता है क्योंकि डीएनए जब रेप्लिकेट करता है तो डीएनए के रेप्लिकेशन में अर्थात डीएनए के कॉपी होने में कुछ न कुछ अशुद्धियां देखने को मिल जाती हैं, कुछ न कुछ जीन डिफ़ॉल्ट हो जाता है। तो डीएनए में जो जीन डिफ़ॉल्ट होता है, जो इनएक्यूरेसीज आ जाती है, जो उसमें गड़बड़ी आ जाती है, इसकी वजह से वहाँ जीन म्यूटेंट कर जाता है, कुछ न कुछ वेरिएशंस आ जाता है, वहाँ क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। तो डीएनए में जो कॉपी करने की टेंडेंसी में कुछ अशुद्धि आ जाने की वजह से वहाँ वेरिएशन आ जाता है। और ये वेरिएशन किस में आता है? पेरेंट्स के जीन में ये वेरिएशंस आ जाता है। और इसकी वजह से संतान जब पैदा होता है तो ये वेरिएशन अपना लक्षण वहाँ दिखाता है, जो उसका कैरेक्टर्स होता है वो क्या होता है, दिखाई देता है। और इसके वजह से संतान अपने माता पिता से डिफर दिखने लगता है, और जो डिफर दिखता है इसी को तो हम वेरिएशन कहते हैं। These variation are less in asexual reproduction and more in sexual reproduction। ये जो विविधता है, ये वेरिएशन है, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म में, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें अलैंगिक जनन होता है, उनमें ये वेरिएशन बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन वहीं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लैंगिक जनन करने वाले ऑर्गेनिज्म में ये ज़्यादा होता है, अर्थात वेरिएशन विविधता ज़्यादा होता है। तो लैंगिक जनन करने वाले ऑर्गेनिज्म के जो संतान होते हैं उनमें वेरिएशन ज़्यादा दिखता है, किससे? अपने माता पिता से। और जो असेक्सुअल अर्थात एसेक्सुअल अलैंगिक जनन करने वाले ऑर्गेनिज्म है उसमें रेदर देन कम होता है, अर्थात उनमें जो वेरिएशंस देखने को मिलता है, विविधता देखने को मिलता है, कम मिलता है। क्यों? इसलिए मिलता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन देखने को मिलता है वो तीन कारणों से होता है। किसके कारण से? पहला होता है क्रॉसिंग ओवर, दूसरा है म्यूटेशन, तीसरा है इन्वायरमेंटल फैक्टर। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके जो संतान पैदा होते हैं, इनमें जो वेरिएशन थोड़ा बहुत आता है वो दो फैक्टर्स की वजह से आता है। क्या है? एक है म्यूटेशन, दूसरा है इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो यहाँ क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के बीच में क्रॉसिंग ओवर देखने को नहीं मिलता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऑर्गेनिज्म में क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है, रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से उनमें वेरिएशन ज़्यादा प्रतिबिंबित होता है, दिखाई देता है। आइए बात करते हैं आगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिंस डीएनए कॉपिंग कैन नॉट बी पॉसिबल 100% ऑलवेज। यद्यपि कि किसी भी डीएनए का जो कॉपी होता है, रेप्लिकेशन होता है, वो 100% नहीं होता है, अर्थात कोई भी डीएनए 100% आइडेंटिकल नहीं होता, 100% कॉपी नहीं होता है। डीएनए कॉपिंग ऑलवेज इन्वॉल्व सम वेरिएशन। इस डीएनए के कॉपी होने में जब डीएनए रेप्लिकेट होता है तो उनमें कुछ न कुछ वेरिएशन जरूर आ जाता है, ड्यू टू द जेनेटिक डिफ़ॉल्ट। कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट आ जाता है जिसकी वजह से वहाँ क्या होता है, कुछ न कुछ इनएक्यूरेसीज आ जाती है, जिसकी वजह से डीएनए वेरिएट कर जाता है। वहाँ कॉपी होने की प्रक्रिया में जो मशीन चलती है, अर्थात जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया होती है, वहाँ कुछ न कुछ डिफ़ॉल्ट आ जाता है, कोई फॉल्ट आ जाता है, कोई इनएक्यूरेसीज आ जाती है, जिसकी वजह से कोई भी डीएनए 100% कॉपी नहीं बना पाता है। दस इट विल ब्रिंग अ सटेबल चेंजेस इन इट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। इसलिए वहाँ एक छोटा सा चेंज आ जाता है, कोई थोड़ा सा बदलाव आ जाता है, इसी बदलाव को हम वेरिएशन कहते हैं। और ये जो वेरिएशन, ये बदलाव है बच्चों, वो कहाँ चला जाता है? नेक्स्ट जनरेशन में चला जाता है, अर्थात उस संतान में दिखाई देता है। इफ़ दिस
रिप्रोड्यूसेस, अगर ये अर्थात जो रिप्रोड्यूस हो गए, जो वेरिएशन संतान में आया है, कह रहा है जो वेरिएशन संतान में आया है, अगर इफ दिस रिप्रोड्यूसेस, अगर ये रिप्रोड्यूस करते हैं, द न्यू बॉर्न विल हैव डिफरेंसेस दैट दे इनहेरिट फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन, है ना। अगर आ कि ये अर्थात जो एक वेरिएशन वाला बच्चा पैदा हुआ है नेक्स्ट जनरेशन में, अगर वो आपस में आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं, आपस में लैंगिक जनन करते हैं, तो उनके बीच का जो डिफरेंसेस हैं वो जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी अगले जनरेशन में बनता चला जाएगा। अर्थात वो वेरिएशन कंटिन्यूअस पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होता चला जाता है, स्थानांतरित होता चला जाता है, एज वेल एज सम न्यूली क्रिएटेड डिफरेंसेस। और इस प्रकार से जो नए संतान पैदा होते हैं वो एक नया रूप लेकर आते हैं, नए वेरिएशंस के साथ पैदा होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आप रिमार्क करेंगे। देयरफॉर वेरिएशन गेट्स अक्यूमुलेटेड जनरेशन आफ्टर जनरेशन रिजल्टिंग इन द स्पेसिएशन, दैट इज द इवोल्यूशन। इस प्रकार से कहा जा रहा है अगर ये वेरिएशन क्रमिक रूप से, ग्रेजुअली रूप से चलता ही गया और पीढ़ी दर पीढ़ी ये ट्रांसफर होता गया, तो एक समय ऐसा आता है कि एक नए स्पीसीज का ओरिजिन हो जाता है। सच टाइप्स ऑफ द स्पेसिएशन, सच टाइप ऑफ द चेंजिंग ऑफ द वेरिएशंस इज नोन एज द स्पेसिएशन। और इसी प्रकार के बनने की प्रक्रिया को ही हम जाति कहते हैं। जो नई जातियां बन जाती हैं इस पूरे एटमॉस्फेयर में, इस पूरे एनवायरनमेंट में, तो नई जातियों का जो सृजन होता है बच्चों, वो ऐसे ही होता है कि पेरेंट के जीन में कोई डिफॉल्ट आ जाता है, कोई वेरिएशंस आ जाता है, और ये वेरिएशन अगर पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है तो एक समय ऐसा आता है कि इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से जैव विकास के रूप में एक नए जाति का निर्माण हो जाता है। दैट इज द इवोल्यूशन। जैसा कि कहा गया है, जैव विकास के रूप में एक नए जाति का जो सृजन होता है वो ड्यू टू द वेरिएशन, ये वेरिएशन के कारण होता है, विविधता के कारण होता है। यही वजह है कि हम लोग ऐप से पैदा हुए हैं, कप से पैदा हुए हैं, और कप के बीच में जीन में कुछ न कुछ वेरिएशन होता चला गया, और वो दिनों दिन वेरिएशन पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता गया, और आज हम आधुनिक मानव के रूप में ऐप से कुछ एडवांस मानव के रूप में होमो सैपियंस बनकर बैठे हैं, है ना। ये इसका पुख्ता सबूत है ना। इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। आइए बात करते हैं अगला। सम वेरिएशंस are useful variations. Some variations are useful variations and they help the organism to adjust to the change in the environment. इसमें से कुछ वेरिएशंस किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए लाभदायक होते हैं। क्यों लाभदायक होते हैं? जिससे वो किसी भी इन्वायरमेंट में आसानी से जी सकता है। अर्थात ये जो बदलाव, ये जो विविधता होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म के लिए सहायक होता है, हेल्पफुल होता है टू एडजस्ट टू द चेंज इन द इन्वायरमेंट। अर्थात बदलते हुए इन्वायरमेंट में उनको जीने के लिए क्या करता है? हेल्प करता है, सहायता प्रदान करता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें, सम वेरिएशन डू नॉट हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट टू चेंज इन द इन्वायरमेंट एंड दे मे डाई एंड बिकम एक्सटिंक्ट। लेकिन कुछ ऐसे वेरिएशंस होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को इस बदलते हुए इन्वायरमेंट में जीने के लिए क्या कर देते हैं? वो उनके लिए हेल्पफुल नहीं होते हैं, उनके लिए कारगर नहीं होते हैं। तो कुछ वेरिएशन तो फायदेमंद होते हैं, लेकिन कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए खतरनाक बन जाते हैं, और वो क्या होते हैं? एंड दे मे डाई, और वो या तो मर जाते हैं या तो फिर विलुप्त हो जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि चीता, हमारे यहाँ चीता के जो उनके पेरेंट्स थे, उनके पेरेंट्स में कोई ना कोई जो बदलाव हुआ, जो नए संतान पैदा हुए, अर्थात उनमें वो एटमॉस्फेयर के साथ एडजस्ट नहीं हो पाए और एट लास्ट वो एक्सटिंक्ट हो गए। इसी प्रकार से डायनासोर, इसी प्रकार से डोडो, बहुत सारे प्लांट, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो एटमॉस्फेयर के साथ अर्थात बदलते हुए इन्वायरमेंट में अपने बदलते हुए वेरिएंट को वो ठीक ढंग से अपने को संयोजित नहीं कर पाए, ठीक ढंग से बैलेंस नहीं बना पाए, जिसकी वजह से वो मर गए ना, या तो डाई हो गए या तो फिर एक्सटिंक्ट हो गए। क्यों? ड्यू टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट के चेंज होने के साथ वो अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाए, अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाए, जिसकी वजह से मर गए। तो सही यहाँ चीज़ क्या है कि ये जो वेरिएशन होता है, ये जो विविधता है, किसी न किसी ऑर्गेनिज्म के लिए तो फायदेमंद होता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म के लिए ये खतरनाक साबित हो जाता है, जिसकी वजह से वो बदलते हुए इन्वायरमेंट अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। एट लास्ट वो या तो मर जाते हैं या तो फिर विलुप्त हो जाते हैं। इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। तो ये इंपॉर्टेंट, अगर इसका हम निष्कर्ष देखें तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? सिलेक्शन ऑफ द वेरिएंट्स बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द इवोल्यूशनरी प्रोसेस। इस प्रकार से अगर हम देखें तो इन्वायरमेंटल फैक्टर के द्वारा वेरिएंट का जो सिलेक्शन होता है, यह इवोल्यूशनरी प्रोसेस का एक आधार बनाता है। क्या होता है? इन्वायरमेंटल फैक्टर के द्वारा वेरिएंट्स का जो सिलेक्शन होता है, यह इवोल्यूशनरी प्रोसेस का एक आधार बनाता है। अर्थात कुल मिला के वेरिएशन क्या होता है? बहुत अच्छा होता है इन द पॉइंट ऑफ द व्यू। अगर बात करें
तो इवोल्यूशन क्या कहते हैं, वेरिएशन इज द हेल्पफुल फॉर द इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम जैव विकास के क्रम में देखें, जैव विकास के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इवोल्यूशन बहुत ही ज़रूरी है, वेरिएशन बहुत ही ज़रूरी है। अगर बदलाव नहीं होगा, विविधता नहीं पाया जाएगा तो नई जातियों का सृजन नहीं होगा। इसलिए इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ सो मच हेल्पफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू स्पीसीज, दैट इज़ द फिनोमिनन इज नोन एज द स्पेसिएशन। इसलिए ये होना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ सो मच बच्चे, या आप इसको रिमार्क कर लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट चीज़ है। आइए अब बात करते हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म में हेरिडिटी और वेरिएशंस कैसे होता है। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म रेज्ड आर द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात जो अलैंगिक जनन करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म रेज्ड और द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, इनमें जो संतान पैदा होते हैं वो अपने माता पिता के एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। अर्थात अलैंगिक जनन करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना जो संतान जनित करते हैं, जो संतान अपना पैदा करते हैं, उनके जो संतान होते हैं वो अपने पेरेंट के एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, दैट इज द आइडेंटिकल हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, हाँ बताया जा रहा है, दैट टेंड्स टू प्रिजर्व द सिमिलरिटीज अलॉन्ग ऑल द इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू द गिवन लाइन ऑफ द डेसेंट स्पीसीज। अर्थात वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें वेरिएशन नहीं होता है, वहाँ क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, जिसकी वजह से उनमें अधिकांश सिमिलरिटीज़ अपने पेरेंट्स से देखने को मिलती हैं। और इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा आइडेंटिकल दिखने को मिलते हैं। अर्थात जो एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके जो संतान पैदा होते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती है, ड्यू टू द लैक ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। अर्थात रिकॉम्बिनेशंस की वजह से, रिकॉम्बिनेशन न होने की वजह से, क्रॉसिंग ओवर न होने की वजह से वहाँ वेरिएशन बहुत कम देखने को मिलते हैं। दे एग्जिबिट्स वेरी लिटिल वेरिएशन। इस प्रकार से वो बहुत कम ही विविधता उसमें देखने को मिलती है, बहुत ही रेयरस्ट कंडीशन में विविधता देखने को मिलती है ड्यू टू द सम इन्वायरमेंटल फैक्टर। और जो ये वेरिएशन थोड़ा सा दिखाई दिया है बच्चों, ये दो फैक्टर से दिखाई दिया है। किसकी वजह से, इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड म्यूटेशन। जैसा कि मैंने बताया कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले अर्थात अलैंगिक जनन करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके संतान में बहुत ही रेयरेस्ट, बहुत ही कम वेरिएशन देखने को मिलता है। और जो वेरिएशन ये दिखता है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर और म्यूटेशन की वजह से मिलता है, विच आर सडन चेंजेज इन जीन, जो जीन में तुरंत चेंजेज लाते हैं, तुरंत अर्थात सडन चेंजेज लाते हैं। आउट ऑफ दीज टू फैक्टर्स आर म्यूटेशन आर आउट ऑफ दीज टू फैक्टर्स ओनली म्यूटेशन आर इनहेरिटेड। इन दो फैक्टर्स में से, एक इन्वायरमेंटल फैक्टर, दूसरा म्यूटेशन, इन दोनों फैक्टर में से कह रहा है कि केवल और केवल म्यूटेशन जो होता है वो अगले जनरेशन में इनहेरिट होता है। अर्थात म्यूटेशन के कारण जो बदलाव आता है वही बदलाव केवल अगले संतान में प्रतिबिंबित होता दिखाई देता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर के द्वारा जो बदलाव उसके बिहेवियर में आता है वो अगले जनरेशन में इनहेरिट नहीं होता है। तो इनहेरिट होने के केवल दो ही फैक्टर्स होते हैं। कौन, एक होता है इनहेरिटेड, जिसको हम कहते हैं जीन के माध्यम से जो जा रहा है, अर्थात, और दूसरा अर्थात एक क्रॉसिंग ओवर के माध्यम से जो इनहेरिट हो रहा है वो बच्चे में जाएगा, और दूसरा म्यूटेशन की वजह से जो बदलाव हो रहा है वो अगले पीढ़ी में उतरेगा। और जो इन्वायरमेंटल फैक्टर से बदलाव होता है बच्चों, वो नेक्स्ट जनरेशन में प्रतिबिंबित नहीं होता है, वहाँ वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। तो वही कहा जा रहा है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें बहुत कम वेरिएशन देखने को मिलता है ड्यू टू द लैक ऑफ द क्रॉसिंग ओवर, ड्यू टू द लैक ऑफ द रिकॉम्बिनेशन। इसकी वजह से अर्थात उसमें रिकॉम्बिनेशन नहीं देखने को मिलता है, क्रॉसिंग ओवर देखने को नहीं मिलता है। और इनके संतान जो थोड़ा बहुत वेरिएशन दिखता है वो केवल दो फैक्टर्स की वजह से दिखता है, एक इन्वायरमेंटल फैक्टर, दूसरा म्यूटेशन। कह रहा है इन दो फैक्टर में से जो अगले संतान में जो इनहेरिट होगा, जो उतरेगा, वो केवल और केवल म्यूटेशन से जो वेरिएशन देखने को मिलता है, म्यूटेशन के द्वारा जो बदलाव संतान में आता है वही केवल दिखाई देता है। और दूसरा ये जो इन्वायरमेंटल फैक्टर वाला है ये वही वो अगले पीढ़ी में नहीं जाता है। आइए दूसरे की अगर हम बात करें, हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, इसके विषय में अगर बात करें, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड एंड देयर इज फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो ऑर्गेनिज्म आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं और वो फिर उनके जो गैमीट होते हैं वो फ्यूजन करके संतान पैदा करते हैं, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता होती है, दोनों ऑर्गेनिज्म आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं, इनके गैमीट का फ्यूजन होता है, अल्टीमेटली जाइगोट बनता है और एक संतान को जन्म देते हैं। द ऑफस्प्रिंग शोज वेरिएशंस फ्रॉम देयर पेरेंट्स। और ये जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा हो रहे हैं, ये जो संतान पैदा हो रहे हैं, ये अपने माता पिता से बिल्कुल वेरिएट होते हैं, अर्थात उनमें विविधता देखने को मिलती है। क्यों मिलती है, ड्यू टू द क्रॉसिंग
क्रॉसिंग ओवर एंड एक्सचेंज ऑफ द जीन गैमेट सेगमेंट्स। और ये विविधता क्यों दिखती है, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। ये विविधता जो दिखती है ये क्रॉसिंग ओवर के, जो मैंने बताया ना कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके संतान में जो वेरिएशन देखने को मिलता है वो अधिकांशतः क्रॉसिंग ओवर की वजह से देखने को मिलता है। कुछ वेरिएशन जो दिखता है वो म्यूटेशन की वजह से दिखता है, और कुछ वेरिएशन जो होता है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म में 3 प्रकार से वेरिएशन देखने को मिलेगा। पहला है क्रॉसिंग ओवर, दूसरा है म्यूटेशन और तीसरा है इन्वायरमेंटल फैक्टर। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म में केवल 2 फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं वेरिएशन के लिए, वो है इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड म्यूटेशन, अर्थात वहाँ क्रॉसिंग ओवर देखने को नहीं मिलता। क्रॉसिंग ओवर तभी होगा जब 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, अर्थात जब 2 विपरीत सेक्स वाले, अर्थात मेल और फीमेल दोनों ऑर्गेनिज्म के बीच में जो रिप्रोडक्शन होता है उनसे जो संतान पैदा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, वहाँ क्रॉसिंग ओवर होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अलैंगिक जनन वाले में, वहाँ क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया नहीं होती है ना। इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ देखिए यही कहा गया है कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व एंड देयर इज फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं, उनसे वो आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं, उनसे गैमेट बनते हैं और ये गैमेट आपस में फ्यूजन करके जाइगोट बनाते हैं। इस प्रकार से जो ऑफस्प्रिंग पैदा होता है वो अपने माता पिता से बिल्कुल क्वाइट डिफरेंट होता है। और क्यों होता है? ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर एंड एक्सचेंज ऑफ द जीन सेगमेंट्स। क्रॉसिंग ओवर और जीन सेगमेंट्स में एक्सचेंज होने के कारण, बदलाव होने के कारण, दे आर नॉट कार्बन कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। ये अपने माता पिता के बिल्कुल डिक्टो कॉपी नहीं होते हैं। क्या होते हैं? ये अपने माता पिता के बिल्कुल कार्बन कॉपी नहीं होते, डिक्टो कॉपी नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? ड्यू टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ द पेरेंटल जीन। क्यों? क्योंकि इनके पेरेंटल जीन में रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। माता और पिता दोनों के जीन में क्या हो जाता है? रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। और ये बच्चे का एक अलग आइडेंटिटी देता है, अर्थात बच्चे के अंदर एक अलग जो रूप बन के आएगा वो क्या हो जाएगा? वो उस बच्चे का इस यूनिवर्स में अलग पहचान है, वही उसकी यूनिक आइडेंटिटी है। अर्थात कोई भी बच्चा अपने माता पिता से 100% रिजेंबल नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर हो गया। और यही VNTR हम पढ़ाएंगे बायोटेक्नोलॉजी में कि कोई भी अगर ट्विंस, होमोजाइगोटिक ट्विंस भी हैं, 2 सगे जुड़वा भाई भी हैं, तो उसमें भी जो DNA है बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं, बहुत ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन 0.001% जो होता है वो वेरिएट कर जाते हैं, उसको हम VNTR कहते हैं। वही उसका यूनिक आइडेंटिटी कहलाता है, वो भी वेरिएट हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ कहा गया सो वेरिएशन विच अकर्स आर इनहेरिटेड। इनके द्वारा जो वेरिएशन दिखाई देता है वो अगले संतान में प्रतिबिंबित होगा। अर्थात रिकॉम्बिनेशंस के द्वारा जो वेरिएशन संतान में दिखाई देता है वो अगले जनरेशन में क्या हो जाएगा? ट्रांसफ़र हो जाएगा, अगले जनरेशन में प्रतिबिंबित होगा। और ऐसे जनरेशन टू जनरेशन अगर ये बदलता गया तो एक समय ऐसा आएगा कि कोई बच्चा अपने पूर्वजों से बिल्कुल भी रिजेंबल्स नहीं, बहुत थोड़ा बहुत रिजेंबल करेगा, नहीं तो वो ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है और वो एक नई स्पीसीज बना लेता है। यही वजह है कि जैसे हमारे दादा से हमारे पिताजी पैदा हो, पिताजी से मैं पैदा हूँ, तो हमारे दादा, हमारे पिताजी और हमारे बीच में अगर देखा जाए तो हम अपने दादा से कुछ ज़्यादा वेरिएट दिखेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ लक्षण जो हमारे पिता में आया, पिता से फिर हमारे में जा रहा है, तो उसमें क्या होता है? कुछ न कुछ वेरिएशन होता चला जाता है। तो धीरे धीरे 4, 6, 10 जनरेशन के बाद बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिल जाता है। और ये क्यों? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर की वजह से, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से। ठीक, इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। आइए बात करते हैं ट्रेड क्या होते हैं। ट्रेड और कैरेक्टर, आप इसको पहले जान लीजिए। ट्रेड किसको कहते हैं, कैरेक्टर क्या किसे कहते हैं हम। ट्रेड जो होता है बच्चों, इट इज़ अ टाइप ऑफ द फीचर। कैरेक्टर और ट्रेड में अंतर समझिए। जैसे कोई आदमी ये कहे कि फला आदमी का नेचर, भाई उसका नेचर कैसा है, तो नेचर इज अ टाइप ऑफ द कैरेक्टर। अगर उसकी प्रकृति की बात आए तो नेचर, अगर पूछा जा रहा है कि उसका नेचर कैसा है, तो नेचर एक कैरेक्टर है। अब उस नेचर के 2 एस्पेक्ट्स हैं, उसके नेचर के 2 भाग हैं। या तो उसका नेचर अच्छा होगा या तो उसका नेचर खराब होगा, अर्थात गुड नेचर का भी हो सकता है, बैड नेचर का। तो एक अर्थात उस नेचर के 2 फैक्टर्स हैं, और उस फैक्टर्स नेचर के दो भाग हैं, जो 2 फॉर्म्स हैं, दो रूप हैं, इसको हम ट्रेड कहते हैं, है ना। जैसे हम कहें कि हाइट माने क्या होती है? लंबाई। इस हाइट के 2 एस्पेक्ट्स होंगे, पहला होगा बड़ा और दूसरा होगा छोटा। अगर कहें उसकी हाइट कैसी है, तो कोई कहेगा कि लंबा है, कोई हाइट बोलेगा हाइट कैसा है, छोटा है। तो लंबा और छोटा उस हाइट के 2 पहलू हैं। तो हाइट जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ द कैरेक्टर, और लंबा या छोटा जो है इसको हम क्या कहते हैं? ट्रेड्स कहते हैं। तो इनहेरिटेड ट्रेड देखिए, अब ये ट्रेड क्या होता है? कुछ ऐसे लक्षण हैं जो माता पिता का संतान में इनहेरिट करता है, चला जाता है, और कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो माता पिता से संतान में नहीं जाता, बल्कि वो एक्वायर्ड करता है, इस समाज में रहकर उसको अर्जित करता है, और वो जो अर्जन करता है वो नेक्स्ट जनरेशन में अगले संतान में ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो आइए बात करते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स। द ट्रेड
और कैरेक्टर विच ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ऐसे ट्रेड्स, ऐसे लक्षण जो माता पिता से संतान में पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते रहते हैं, उनको हम इनहेरिटेड ट्रेड कहते हैं। अर्थात उसको हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेड ट्रेड कहते हैं। जैसे बुद्धि जो होता है, अगर हमारे माता पिता का जो बुद्धि लब्ध है, जो बुद्धि है वो हमारे अंदर इनहेरिट होगा। माता पिता का जो बिहेवियर है वो हमारे अंदर इनहेरिट होगा। तो माता पिता के जो कैरेक्टर संतान में ट्रांसफ़र होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, उनको हम इनहेरिटेड ट्रेड कहते हैं। और वहीं दूसरा, अगर एक्वायर्ड ट्रेड्स की बात करें, इट इज़ अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक दैट इज डेवलप्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल्स। अर्थात ये एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होता है जो कोई भी ऑर्गेनिज्म इस समाज में रहकर उसको अचीव करता है। जैसे मैंने बताया कि बुद्धि तो हमारे माता पिता से हमको मिलता है, लेकिन हम समाज में आकर अगर पढ़ाई लिखाई करते हैं तो हम डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS बन जाते हैं। तो ये हमारे माता पिता डॉक्टर इंजीनियर नहीं थे, ये तो हमने अपने तरफ से अर्जन किया है, अपने तरफ से मेहनत किया, पढ़ा और मैं डॉक्टर बन गया। तो ये जो डॉक्टर बनने की प्रक्रिया है, जो विद्यार्जन मैंने किया, इट इज़ अ टाइप ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर और एक्वायर्ड ट्रेड। इसको हम एक्वायर्ड ट्रेड करते हैं, जो हमने अर्जन किया समाज में आकर। अच्छाइयाँ या बुराइयाँ दोनों हम समाज में सीखते हैं और ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के द्वारा मिलता है। और ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का जो ट्रेड्स है, जो लक्षण है, इट कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अर्थात ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र नहीं होता है, वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स में ही रह जाता है। जैसे मैंने कहा कि पहलवान का बेटा पहलवान नहीं होता। पहलवान जो है वो अपना एक्सरसाइज करके अपने मसल्स के स्ट्रेंथनिंग को बढ़ाया है, मांसपेशियों को बढ़ाया है। अगर उसका लड़का पैदा हो और वो रियाज मेहनत न करे तो क्या वो भी पहलवान जैसा दिखेगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसका वो हैबिचुअल, वो अपना एक्वायर्ड किया हुआ जो पहलवानी का दाव वो सीखा है, वो तो उसका पिता उसको एक्वायर्ड किया है। ज़रूरी नहीं है कि पहलवान का बेटा पहलवान बन जाएगा, है ना। एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कि पढ़ेगा नहीं, अगर पिता डॉक्टर है तो जीन के माध्यम से वो लड़का डॉक्टर बन जाएगा, ऐसा नहीं। कोई नेता है तो ज़रूरी नहीं कि अगर उसका बेटा नेतागिरी में इंटरेस्ट न रखे तो नेता बन जाएगा, ऐसा नहीं। इट इज़ अ टाइप ऑफ द एक्वायर्ड ट्रेड। ये समाज में रहकर सीखी जाने वाली टेंडेंसी है और ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र नहीं होता है। और जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होने वाला ट्रेड्स होता है उसको हम इनहेरिटेड ट्रेड कहते हैं। जैसे बुद्धि लब्ध की बात हो जाए, है ना। तो ये सब, जैसे हमारा बिहेवियर, हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारे बॉडी, तो इस प्रकार से जो चीज़ें होती हैं वो इनहेरिटेड होती हैं। लेकिन बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो एक्वायर्ड होते हैं, वो हम समाज में रहकर सीखते हैं और वो कहीं ट्रांसफ़र नहीं होता। जैसा मैंने बताया कि दो जुड़वा संतान है एक माता पिता के, और दो जुड़वे संतान में से एक बच्चे को कोई रॉबर्स, कोई डकैत उठा ले जाता है, और दूसरा जो लड़का है वो अपने माता पिता के पास होता है, उसके माता पिता डॉक्टर या इंजीनियर हैं। तो डेफिनेटली सी बात है कि वो लड़का जो डकैत के यहाँ पल रहा है उसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा, वो डकैती करेगा। लेकिन जो अपने माता पिता के पास है, जो डॉक्टर इंजीनियर है, वो लड़का पढ़ेगा लिखेगा, डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा। तो देखिए इन दोनों के बीच में, इसके बिहेवियर में कुछ न कुछ बदलाव आ गया। ये बदलाव क्या आया? अर्थात एक डॉक्टर बनेगा, एक दूसरा डाकू बनेगा। ये क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ द इन्वायरमेंटल फैक्टर। अर्थात ये रहकर अर्जन किया गया, अर्थात ये एक्वायर्ड ट्रेड्स है, ये जनरेशन टू जनरेशन नहीं जाएगा। अर्थात बुद्धि तो दोनों में बराबर होगा, लेकिन विद्या का अर्जन वही कर पाएगा जो पढ़ लिख रहा है, और जो नहीं पढ़ लिख रहा है वो डाकू बनेगा, बदमाश बनेगा। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ द एक्वायर्ड ट्रेड्स, है ना। अगला है सच कैरेक्टरिस्टिक्स आर गॉट जेनेटिकली कंट्रोल्ड एंड कैन नॉट बी पास्ड ऑन नेक्स्ट जनरेशन। अब देखिए ये जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो जेनेटिकली अर्थात जीन के द्वारा कंट्रोल नहीं होता है। अर्थात एक्वायर्ड ट्रेड्स जो होता है इट इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय द जीन, अर्थात ये जीन के द्वारा कंट्रोल नहीं होता है, एंड कैन नॉट बी पास्ड ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन, और ये दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र भी नहीं होता है। अर्थात ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स में ही बन के रह जाएगा। एक्वायर्ड कैरेक्टर कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, इट इज़ ओनली फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। ये किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए ही रह जाता है, ठीक। इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। आइए अगला हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पर बात करते हैं और देखते हैं रूल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। इनहेरिटेंस या कैरेक्टर्स के लिए रूल क्या है? पहला है कैरेक्टरिस्टिक्स characters are transferred through gene present in the DNA molecules in the chromosome present in the nucleus of the cells। ये जो कैरेक्टर्स हैं, जो ट्रेड्स हैं, जो लक्षण हैं हमारे, वो किसके द्वारा ट्रांसफ़र होते हैं बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो किसी जीन के द्वारा ट्रांसफ़र होते हैं। तो जीन क्या है? जीन इट इज़ द सेगमेंट्स ऑफ द DNA विच हैव द सम
पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। अर्थात जीन जो होता है वो क्या होता है बच्चों, ये डीएनए का एक सेगमेंट्स होता है, एक सेगमेंट, एक खंड होता है जिसके पास कुछ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होते हैं। अर्थात माता पिता का जो इन्फॉर्मेशन है, जो कैरेक्टर्स है, वो संतान में जो जाता है बच्चों, वो किसके माध्यम से जाता है, जीन के माध्यम से जाता है। तो जीन क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ द इनहेरिटेड मटेरियल, ये एक इनहेरिटेड यूनिट है। और क्या है, जीन इज अ टाइप ऑफ द सेगमेंट्स दैट, ये डीएनए का एक सेगमेंट्स है विच हैव सम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जिसके पास जीन के कुछ इन्फॉर्मेशन होते हैं। और ये जो जीन है वो किस पर लगे होते हैं, डीएनए पर लगे होते हैं। ये डीएनए क्रोमोसोम में होता है, क्रोमोसोम न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस सेल में होता है। अर्थात जब हम किसी सेल में देखेंगे तो सेल के अंदर न्यूक्लियस दिखाई देगा, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होगा, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होगा, और उस डीएनए पर बहुत सारे जीन हो जाते हैं। और हर एक जीन का कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक होता है, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लिखा होता है, और ये इन्फॉर्मेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा अपने माता पिता से संतान में ट्रांसफर होने का काम कराता है ना। तो जीन इज अ टाइप ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन विच हैव सम जेनेटिक, जीन इज अ टाइप ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ द डीएनए विच हैव सम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, और यही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होता है जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है। तो जीन कहाँ पाया जाता है, सेल के अंदर, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, और डीएनए पर जीन पाया जाता है, और इसी जीन पर हमारे माता पिता की जो सूचनाएं हैं वो हमारे पास तक पहुंच जाती हैं, संतान में प्रतिबिंबित होता है, और वो संतान कुछ न कुछ अपने माता पिता जैसा रिजेंबल्स होता है, दिखाई देता है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। The inheritance of characters is due to the fact that both the father and mother contributes the equal amount of the genetic material to the child। ये जो जेनेटिक कैरेक्टर होता है बच्चों, ये माता पिता दोनों का एक समान कंट्रीब्यूशन होता है। अर्थात माता पिता, अगर कोई भी बच्चा पैदा हो रहा है तो उसके अंदर जो लक्षण आ रहे हैं, जो ट्रेड आ रहे हैं बच्चों, वो 50% माता से और 50% पिता से आ जा रहे हैं। अर्थात बोथ, दैट इज द मदर एंड फादर, कंट्रीब्यूट द इक्वल अमाउंट ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू द चाइल्ड। किसी भी बच्चे के लिए जो कैरेक्टर्स आता है वो 50% माता से और 50% पिता से आता है। सो उसमें समान कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। सो फॉर ईच ट्रेड्स देयर आर 2 फैक्टर्स, वन फॉर द फादर एंड वन फ्रॉम द मदर। अर्थात प्रत्येक कैरेक्टर्स के लिए अगर कोई भी कैरेक्टर्स है तो उसमें जो ट्रेड्स के 2 रूप होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, एक फैक्टर्स जो होता है, एक ट्रेड्स जो होता है वो माता से आता है, दूसरा ट्रेड्स जो होता है पिता से आता है। तो एक ही कैरेक्टर्स के 2 रूप हैं इन द फॉर्म ऑफ द ट्रेड्स, और इसमें से एक ट्रेड्स माता से आता है, दूसरा ट्रेड पिता से आता है। ठीक, it is so much important. Gregor John Mendel conducted experiment with garden pea plant and determined the rules for the inheritance of traits। और इस इनहेरिटेंस को, इस ट्रेड्स को किसने दिया, एक महान जेनेटिसिस्ट जिसका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। एक महान वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल ने इस रूल को समझाया इनहेरिटेंस और ट्रेड्स के, अर्थात रूल फॉर द इनहेरिटेंस और ट्रेड्स के लिए जो लक्षणों का स्थानांतरण होता है माता पिता के द्वारा संतान में, इस रूल को सबसे पहले किसने समझाया, ग्रेगर जॉन मेंडल, एक महान जेनेटिसिस्ट जिन्होंने अपना जो प्रयोग किया था वो गार्डन पी पाइसम सटाइवम पर किया था, जिसको हम क्या कहते हैं, पाइसम सटाइवम गार्डन पी। इन्होंने ये इस पर काम किया था। तो आज बच्चों हम लोगों ने यहाँ तक बात किया था। कल के वीडियो सेगमेंट्स हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ग्रेगर जॉन मेंडल इन द फील्ड ऑफ द इनहेरिटेंस। कल हम लोग बात करेंगे कि इनहेरिटेंस के विषय में ग्रेगर जॉन मेंडल का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है और ग्रेगर जॉन मेंडल ने कैसे इनहेरिटेंस को दिया है। नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट्स हम लोग बात करेंगे। उम्मीद है बच्चों आज का वीडियो सेगमेंट्स आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है, ज़्यादा उपयोगी होगा। अगर बच्चों ये वीडियो सेगमेंट्स आपको बहुत अच्छा से लगे तो थंब इंप्रेशन जरूर करें, हमको ये पता चलना चाहिए कि ये वीडियो सेगमेंट्स आपके लिए हेल्पफुल है, उपयोगी है। अगर इस प्रकार से आप हमको एनर्जी देते रहेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए तैयार करते रहते हैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नए सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।